नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 6 सितंबर 2020 की शाम और टॉपिक कुछ डिफिकल्ट सी उठ गई है आज। आ, आज का विषय जो कि हर इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी खासकर जवानी के समय में आता है। जब भी आप स्कूल, कॉलेज पार कर रहे हों, तभी भी ये सवाल आता है और शायद एक बार एक मिडल एज क्रॉस होती तो भी ये सवाल आता है, हू एम आई? कौन हूँ मैं? और क्या-क्या पहचान हम अपने आजू-बाजू लेके चलते हैं। तो अभी मैं इसमें 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें आपसे बात करना चाहूँगा। मैं तो आपको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करूँगा कि जो अलग-अलग साइकोलॉजिस्ट हैं उनका क्या बोलना और कहना है इसके बारे में और साथ के साथ हम इसको अपनी जो हमारी पुरातन वैदिक सभ्यता जो है, उसके हिसाब से इसको कैसे जोड़ के देख सकते हैं और क्या बोलते हैं हमारे वैदिक समय की लिटरेचर इसके बारे में। तो अ, आज की जो बात है ये कॉम्प्लेक्स है तो इसमें हम सहारा लेंगे थोड़ी-थोड़ी छोटी स्टोरीज़ का जिससे कि हम इस कॉन्सेप्ट को आप तक आसानी से पहुँचा सकें। तो साथ दीजिएगा और साथ के साथ आज सुबह मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था कि अगर आपको एक शब्द में खुद को एक्सप्लेन करना हो, खुद को बताना बताना हो कि आप हैं क्या एक्चुअली? क्या जवाब देंगे? तो ये डिफ़िकल्ट था, काफ़ी लोगों ने लंबे-लंबे सेंटेंसेस लिखे, कुछ लोगों ने कोशिश भी की, आप सबको बहुत-बहुत शुक्रिया उसके लिए। कुछ लोगों ने आत्मा लिखा, कुछ ने सोल लिखा, किसी ने लिखा कि नोमैड हैं और जर्नी कर रहे हैं ये, तो बड़े इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स मिले मुझे। उम्मीद है आज जो हम डीप डाइव करेंगे इसमें आप साथ देंगे और भी ज़्यादा चीज़ें हम इसके बारे में जान पाएँगे। आज से केवल 70,000 या 30,000 साल पहले एक बड़ा ही चमत्कारी परिवर्तन हुआ था मानवता में, पूरी मानव इतिहास में, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन। और दोस्तों ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन क्या है? ये ऐसे एक एक्सीडेंटली जेनेटिक म्यूटेशन हुई और एक जो आप लंगूर बोलिए, एप बोलिए, उसके दिमाग में सडनली एक परिवर्तन हुआ और दिमाग पुराने दूसरे जानवरों से, चिंपैंजीज़ से, उससे ज़्यादा डेवलप हुआ और एक चीज़ जो प्रादुर्भाव हुई, जो न्यू थिंग व्हिच स्टार्टेड वाज़ अ कम्युनिकेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज व्हिच वाज़ यूनिक। अभी क्या बाकी जानवर भाषा का इस्तेमाल नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आप जैसे आप मंकीज़ की बात कर लें तो मंकीज़ में जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च करके देखा कि मंकीज़ कुछ बेसिक चीज़ें बोलते हैं जैसे चिल्ला के बोलेंगे केयरफुल, एक चील आ रही है। कभी वो ये भी चिल्ला के बोलते हैं केयरफुल, एक शेर आ रहा है। और ये चीज़ें उन्होंने क्या किया, ये जो चिल्ला के वो बंदर बोलते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया और वो रिकॉर्ड प्ले की गई ऐसे नॉर्मल बंदरों के सामने में कि देखो चील आ रही है तो सारे बंदर एक तरफ ऊपर देख रहे थे। और जब भी ये आवाज़ आई कि केयरफुल लायन, उनकी बंदर की चिल्लाने की भाषा में, तो सारे बंदर जो थे वो सब पेड़ पे चढ़ गए। तो भाषा जो है छोटे लेवल पे हो, बड़े लेवल पे हो, अलग-अलग जानवरों में देखी गई है, बट इंसान इसमें आगे निकल गए। अभी हमने क्या की, हमने तो भाषा का इस्तेमाल हमने किया है सबसे अच्छी तरह से वो गॉसिप करने। हम गॉसिप करते हैं, हम कविताएँ लिखते हैं, हम गाना गाते हैं, हम भाषण देते हैं, हम एक-दूसरे से आदान-प्रदान करते हैं। हाय सौरभ, स्वागत है आपका। लेकिन समझ लो शेर है, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये बोलना कि या ये जानना कि अरे! वो कौन फेथफुल है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है। अभी-अभी की देख लीजिए बातचीत। एक टॉपिक, एक बच्चा वो उसने सुसाइड कर ली चले गए, उसके पीछे पूरी दुनिया कैसे और इतनी स हर लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत है। ये जो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और ये सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि सबका अटेंशन भी उसी के ऊपर है। सब बोलते हैं कि टेलीविज़न न्यूज़ चैनल अलग नहीं दिखा रहे, कुछ अलग नहीं कर रहे, बट सब लोग देख भी रहे हैं उसको। तो इंसान जो है, कई तो मज़ाक में जो हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं कि इस शायद भाषा का इस्तेमाल गॉसिप करने के लिए हुआ। तो वही जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुई तो ध्यान दीजिएगा उसके बाद से लेजेंड्स, मिथ, भगवान धर्म इन सब का धीरे-धीरे प्रादुर्भाव हुआ
और डेवलपमेंट हुई और दिखाई देने लगी। ये कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद हुई है। तो जहां तक ये बोलते थे कि अरे संभलो एक शेर है, उसके जगह पे नई स्टोरी बनने लगी, शेर जो है वो हमारे ट्राइब का देवता है और आ, उसकी पूजा होने लगी। तो युवल नोआ हरारी साहब हैं, हिस्टोरियन हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग तरह से वो बताते हैं कि आप एक बंदर को कभी कन्विंस नहीं कर सकते कि तुम्हारे हाथ में जो केला है वो मुझे दे दो, उसके बदले में तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन एक इंसान आपको स्वर्ग की लालसा में अपना सब कुछ दे सकता है। तो ये जो कैपेसिटी है, ये मिथ में, फिक्शंस में बिलीव करने की कैपेसिटी, ये इंसानों में ही पाई जाती है। और स्वागत है पापा। हम इंसानों को कलेक्टिवली एक साथ किसी एक चीज पे काम करने के लिए एक कहानी चाहिए, एक किंवदंती चाहिए जिसमें हम सब भरोसा करें। जैसे अब बाइबल के हिसाब से जो इंसानियत की शुरुआत की जो थियरी है, उसको सारे क्रिश्चियंस मानते हैं। और जो अलग अलग छोटे छोटे ट्राइब्स हैं, आदिवासी हैं, उनकी भी अपनी थियरी है कि वो कोई बोलते हैं कि पेड़ पौधों से इंसान बने, अलग अलग थियरीज हैं और उसमें वो बहुत अच्छी तरह से मानते हैं और सब उसको ट्राइब में उसको लेकर चलते हैं। अभी नेशन की बात कर लीजिए, मैं भारत का हूं, कोई ऑस्ट्रेलियन है, कोई यूके का है, और बड़ी गर्व के साथ हम इस चीज को मानते हैं। बट एक चीज और है, ये जो नेशन की जो कॉन्सेप्ट है, ये भी तो इंसानी सोच है ना। एक टाइम था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब भी बर्मा से लेकर के अफगानिस्तान तक का पूरा हिस्सा भारत कहा जाता था। अभी उसमें म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो ये बड़ी कमाल की चीज है। विकास जी, स्वागत है आपका। अभी जो हम ह्यूमंस हैं, हमें कलेक्टिवली काम करने के लिए, बिना हम एक दूसरे को जाने हुए पर्सनली, फिर भी हम एक चीज पे सहयोग कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसमें देश है। तो एक जो आइडेंटिटी, एक जो पहचान है कि हम भारतीय हैं, ये हमें कोलैबोरेशन करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये आ गई आइडेंटिटी। अब वापस आज की टॉपिक पे आती हूँ, मैं हूं कौन? तो मैं भारतीय हूं, तो इसलिए मैं एक अ, भारत माता की जय बोलूंगा, मैं जनगण मन गाऊंगा, अपने देश के झंडे का सम्मान करूंगा, देश विरोधी एक्टिविटी नहीं करूंगा। ये सब धर्म आ गए, क्योंकि मैंने अपनी आइडेंटिटी बोला, मैं इंडियन हूं। वहीं पे खाली 1 किलोमीटर इधर इंडिया, 1 किलोमीटर इधर पाकिस्तान, और पाकिस्तान में रहने वाले हैं, तो उनका जो धर्म है, उनकी जो सोच है, वो उनके सोच के हिसाब से चेंज हो जाएगी। अब इसमें बहुत बहुत सारे लोग हैं जिनका इधर से उधर आना जाना हुआ, जिनकी फैमिली, आधी फैमिली के लोग इंडिया में है, आधे पाकिस्तान में है। अब वो कौन सा माने? ये भी दुविधा की बात है। इसी तरह से मैं कौन से धर्म में बिलीव करता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, उसके हिसाब से भी मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान तय होती है। हमारे क्या अलग अलग रीति रिवाज हैं, उसके हिसाब से भी हमारी पहचान दर्ज होती है। हालांकि एक बात और भी, आप साइंटिफिक लेवल पे देखने जाएं तो ये सब जैसे जैसे हमारी क्षमता सोचने की, लैंग्वेज की बढ़ी, तो ये सब चीजें धीरे धीरे और स्ट्रांग होती गई। तो इसको आप सोशल कंस्ट्रक्ट बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट इमेजिनल रियलिटीज। बट ये देखिए, जिसको वैदिक समय में इसको माया बोलते हैं, प्रपंच बोलते हैं, कि दुनिया सब छद्म है और ये है वो, हम उसके बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन क्या ये झूठ है? नहीं। झूठ तब होता है जब खाली एक इंसान बोले, बट अगर सब लोग मिलके उसको माने तो सही बात है। अब जैसे मैं भी बिना बुरा माने, इसको खाली ये सुनिएगा कि अगर कोई आदमी बोले, अरे अभी मैं उधर से रास्ते से आ रहा था, मैंने देखा एक इंसान साइकिल चला रहा था और उसका सर था ना, वो हाथी का सर था, तो सब बोलेंगे क्या कुछ भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन आप, मैं, हम सब, हम उस भगवान को मानते हैं, गणेश जी की पूजा होती है। और ध्यान से आप सोचने जाए तो अच्छा, उनका पूरा शरीर तो इंसानों का है और खाली सर जो है वो एलिफेंट का है, लेकिन हम सब उनमें आस्था रखते हैं। तो ये भी एक सोच है। अब कहां से आई? ये हमारी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद से। तो गणेश में, गणपति में जितना मेरा भरोसा है, क्रिश्चियंस उतनी ही भरोसा अपने जीसस क्राइस्ट में करते हैं, जीसस में, मोहम्मद साहब में उतने ही भरोसा, अल्लाह में उतना ही भरोसा मुसलमान करते हैं। तो ये सब हम कौन सी कंस्ट्रक्ट, कौन सी स्टोरी को अपनी स्टोरी मानते हैं, उसके हिसाब से हमारा व्यवहार, हमारा जीवन निर्धारित होता है। तो आप कौन हैं, इस बात का जवाब दीजिएगा कि आपका नाम छोड़ के विकास कुशवाहा, सुधीर शेखर राय,
सौरभेंद्र शर्मा, सोनी शेखर, विक्षेत शेट्टी, आपका नाम छोड़ के हु आर यू, अगर आपसे पूछा जाए तो आज सुबह में कुछ लोगों ने बोला मैं आत्मा हूं। बात करेंगे उसके बारे में। 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने लिबिया को, जो कि अफ्रीका में एक कंट्री है, उनको बोला कि आपको मानवाधिकार का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब युवल नोआ हरारी साहब हैं, वो हंस रहे हैं और उनने बोला कि यूनाइटेड नेशंस, लिबिया और मानवाधिकार, ये तीनों इंसानी सोच है। वास्तविकता में ऐसा मतलब पहले से नहीं, वो पेड़ नहीं है, वो नदी नहीं है जो आप देख सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। नहीं, आप लीबिया कैसे पहचाने कि लीबिया की बॉर्डर यहां से यहां तक है, इसके बाद ये दूसरा चार्ड, सूरीनाम, दूसरी कंट्री शुरू होती है। और दीजिए, अभी वेद की तरफ से सोचने जाए, हिंदू धर्म के हिसाब से सोचने जाए, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सोच है। वेद में बोलते हैं वेकर, जागृत अवस्था। तो हम तीन अवस्थाओं में रहते हैं। एक जागृत अवस्था होती है हमारी, एक अवस्था होती है स्वप्न की, जहां हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं, और तीसरी अवस्था होती है स्लीपर, जब हम पूरी डीप स्लीप में होते हैं। जब भी मैं सपना देख रहा हूं वो भी नहीं, मैं जगह हूं वो भी नहीं, उसमें मैं ही गायब हो जाता है। तो जब भी आप डीप स्लीप में होते हो, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नींद, गहरी नींद सो रहा हूं। नहीं, उस समय आप नहीं है उस समय। अब वेद में ये बोलते हैं कि ये जो चौथी अवस्था है, इसको एक्चुअली चतुर्थम भी बोलते हैं, बट बाद में इसको तुरियम बोला गया है, जो कि शंकराचार्य और बाद की जो कमेंटेटर्स है उन्होंने बताया। तो बोलते हैं कि ये जो तीनों स्थिति को देखने वाला जो इंसान है वो आप है। कॉम्प्लिकेटेड है, आगे देखेंगे। सौरभ बोलते हैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग, होमोसेपियंस सेपियंस, ये आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है। और भी सोचिए, और भी सोचिए, आपको और डिटेल्स मिलेंगे। एक और चीज, हम जो इंसान है, ये हम अपना बिहेवियर बड़ा फटाफट चेंज करते हैं समय के हिसाब से। जैसे एक समय पे राजा का एक डिवाइन हक था कि भगवान उनको राजा बनाकर भेजते हैं, उनका काम है राज करना, इसको सही माना जाता था और राजा की पूजा होती थी। फिर बिलीफ चेंज, बिहेवियर चेंज क्या हुआ, राजा राजा ही नहीं, प्रजा में भी शक्ति है, और लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो लोकतंत्र आ गई, डेमोक्रेसी, हमने अपनी बिलीफ, अपनी बिहेवियर चेंज कर ली। रोशन पूछ रहे हैं डज ड्रीम्स रियली गिव सम हिंट ऑफ रियल लाइफ? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हम इसकी बात करेंगे थोड़ी और डीप में। आ, आप जब भी सो रहे होते हैं और आप जो सपना देखते हैं, तो वो सपना कौन देखता है? और एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहूंगा यहाँ पे। रोशन, सिंस आपने ये बात पूछी है, राजा जनक जी को एक बार सोए थे और नींद में उन्होंने, किसी ने उनको जगाया और बोला कि महाराज महाराज, बाजू की जो सेना है वो अटैक करने वाली है, अभी हमको कुछ करना चाहिए। तो ये भी फटाफट उठे और इन्होंने बोला अपनी सेना को तैयार करो और हम सामना करेंगे। अब वो जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में राजा जनक हार गए हैं। राजा जनक को कैदी बना लिया गया है, और जो राजा जो जिसने उनको हराया वो बहुत क्रूर है। तो उसने वहां पे राजा जनक के शासन पे वो बैठ गए और बोले कि तुम राजा हो, तुम्हें हम मृत्यु दंड नहीं देंगे, तुमको तुम्हारे राज्य से निकाला देते हैं। तो वो राज्य से निकाल दिए गए। अभी राजा इतना क्रूर है कि वो रास्ते में जब पैदल चल रहे हैं, थके हारे हैं, खून बह रहा है शरीर से, थके हुए हैं, कोई पानी नहीं देता उनको, कोई खाना नहीं देता। क्यों? क्योंकि जो अभी करंट राजा है वो गुस्सा हो जाएगा कि किसने इसकी मदद की। 2 दिन लगते हैं राजा जनक को अपनी राज्य से बाहर निकलने को। अपने राज्य से बाहर निकल के दूसरे राज्य तक पहुंचते हैं, तो देखते हैं वहां पे एक लाइन लगी है, जहां पे मंदिर में या कुछ मठ है, जहां पे खाना फ्री में बांटा जा रहा है। बहुत बड़ा हंडा है, बहुत सारे लोग लाइन में हैं। भूख तो लगी थी, तो उस समय अपना राजा वाला भूल के लाइन में लग गए खाने के लिए। जब तक इनका वक्त आए वहां पहुंचते पहुंचते, तब तक खाना खत्म हो गया। खूब वापस उन्होंने खुद को कोसा कि ये क्या है, अभी तो खाना ही खत्म हो गया। तो जो खाना देने वाला था उसको दया, उसने बोला देखिए कुछ नीचे थोड़ा बचा है, माड़ है, थोड़ी सी तरी बची है, वो दे सकता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है वही दे दो। तो जब उनको एक कटोरा दिया गया, उस कटोरे में उन्होंने उसको लिया, और जैसे वो पीने के लिए मुंह के पास आए, एक चील ने झपटा मारा और हाथ से वो कटोरा गिर गया, सब धूल में चला गया। अभी ये बहुत हाहाकार करके रोना जनक ने चालू किया, बहुत जोर से रो रहे कि ये क्या दुविधा है,
तभी उनको आके उनके जो सैनिक हैं उसने उठाया, महाराज महाराज आप ठीक तो हैं? तो जनक जी को तभी ख्याल आया कि ये सब पूरा सपना था। अब ये तो उन्होंने सैनिक को पूछा, ये सच कि वो सच? अब सैनिक घबरा गए, बोले ये क्या पूछ रहा है, ये सच कि वो सच? रानी आई तो उनसे भी पूछा, ये सच कि वो सच? मतलब जो सपना देखा था वो सच था कि आप सामने हो ये सच है? अभी जो मंत्री आए उनसे भी पूछा, ये सच कि वो सच? पूरे राज्य में खुसफुस बात होने लगी कि ये राजा जनक तो कुछ हिल गए लगता है, सबसे पूछ रहे हैं ये सच कि वो सच? अष्टावक्र उस समय ऋषि हुआ करते थे, तो उन्होंने इस बात को सुना और वो अंतर्यामी थे, तो उनको पता चल गया कि इसके साथ क्या हुआ है। तो वो दरबार में पहुंचे तो जनक ने वापिस पूछ लिया, रोशन ध्यान दीजिएगा, कि ये सच कि वो सच? तो अष्टावक्र जी ने बोला कि तुम जब भी लड़ाई कर रहे थे और हारे, और जब भी रणभूमि से हार कर तुम्हें निकाला गया, तुम्हारे हाथ में वो जो खाने का कटोरा था और गिरा, उस समय तुम थे? तो बोले हाँ मैं था। ठीक है, अभी तुम जो बैठे हो और वो नहीं है, तो अभी तुम हो कि नहीं हो? तो जनक ने बोला हाँ अभी मैं हूं, वो नहीं है। तो अष्टावक्र ने बोला ना वो सच ना ये सच, बट इन दोनों को देखने वाला जो है वो सच है। तो वेद की जो फिलॉसफी है ये उसके ऊपर है। तो जो ड्रीम की अवस्था है, जो नींद में हम देखते हैं और जो हम अपनी जागृत अवस्था में देखते हैं, इन दोनों को मिला के माया बोलते हैं, प्रपंच बोलते हैं। पांच प्रपंच मतलब पांच भूत से बनी हुई जो दुनिया है, इसको वेद में प्रपंच और माया बोला गया है। आगे देखते हैं, थोड़ी और डीप डाइव करेंगे। उम्मीद है रोशन मैंने आपको कंफ्यूज नहीं कर दिया। तो हम बात कर रहे थे कि देखिए, राजा का अधिकार है प्रजा के ऊपर राज करना, और भगवान उसको राजा बनाकर भेजते हैं। ये भी चेंज हो गया। अभी हम भरोसा करते हैं किसमें? डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में, जहां पे हम वोट दे सकते हैं। अभी भी लेकिन बहुत सारे देशों में एक इंसान, उसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जैसे ट्रंप की बात कर लें आप, पुतिन की बात कर लें, मिस्टर ली की बात कर लें। अभी आपके पास चॉइस नहीं है, या तो आप उनको लाइक कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनकी खेमे में रहिए, नहीं तो आपको राष्ट्रद्रोही बोला जा सकता है। अब टॉपिक चेंज करते हैं इसमें से, हाँ? हम आइडेंटिटी के ऊपर आते हैं। मुझे एक सोच के बताइए, मैं चार पांच ऐसे लोगों के नाम बताने वाला हूं कि इनमें कॉमन क्या है। एक जो पादरी होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं चर्च में, उनमें, हिंदू साधु जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है उनमें, बुद्धिस्ट मॉन्क जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, और चीन में एक समय था कि वहां की जो राजनीति थी, वो राजनीति चलाते थे यूनक्स, जिनको कास्ट्रेट कर दिया जाता था। आप हिजरा जिनको हम बोलते हैं। इन सब में एक कॉमन चीज क्या है, सोच के बताइएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो। रोशन, नाइस स्टोरी ऑफ राजा जनक, थैंक यू सो मच। राजीव जी बोल रहे हैं, वट एवर यू आर सीइंग इज नॉट ऑब्जर्वर्स आर ट्रू, इज नॉट ऑब्जर्वर्स आर ट्रू। ओके, थैंक्स सौरभ। इट्स नॉट ओके राजीव जी। तो बताइएगा कि एक पादरी में, एक बुद्धिस्ट मॉन्क में, एक साधु में, और एक जो चाइनीज जो पहले राजनीतिज्ञ होते थे जिनको कास्ट्रेट कर दिया जाता, उन सब में कॉमन क्या है? तो कॉमन चीज ये है कि इन सब ने एक इंसान का जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, एक इंसान जिसको अपना आई वुड से ड्यूटी मानता है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपने बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये और कोई जानवर ये नहीं करेगा। कोई भी जानवर अपने बच्चे, क्योंकि हर जानवर के दिमाग में ये होती है चीज कि मुझे अपनी जो प्रजाति है उसको आगे बढ़ाना है। जबरदस्ती में हो सकता है, जैसे अभी बैल को हम कास्ट्रेट कर देते हैं तो वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते। अभी इससे याद आया कास्ट्रेट से, अभी आश्रम करके एक सीरीज आई है जो एमएक्स प्लेयर पे आई, और जिसमें बॉबी देओल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये भारत में जो बाबा कल्चर है उसके ऊपर में इन्होंने एक स्टोरी बनाई है। और उसमें एक एपिसोड है जिसमें बताया जाता है कि जो बाबा के क्लोज भक्त होते हैं उनकी शुद्धिकरण होती है। बाबा शुद्धिकरण का मतलब क्या है? एक नशीला लड्डू खिलाते हैं और उसके बाद बंदे को अच्छे से एक रिचुअलिस्टिक दूध से नहा करके, फूल चढ़ा करके, बहुत लोगों की भजन कीर्तन के बीच में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और उसको एनेस्थीसिया के दौरान कुछ ऑपरेशन होती है। ऑपरेशन के बाद बंदे को मालूम होता है कि उसके दोनों बॉल्स निकाल दिए गए, कास्ट्रेशन हो गई। और ये शुद्धिकरण, अच्छा ये फिक्शन आपको लगेगी कि वो तो टीवी में दिखा है, नहीं, डेरा सच्चा सौदा
बाबा राम रहीम के यहाँ पे ये होता था। उनके जो क्लोज भक्त होते थे, उनको अपनी भक्ति प्रूव करने के लिए बाबा उनका कास्ट्रेशन कराते थे। और बाबा ये बोलते थे कि हमने भी कराया हुआ, हालांकि उन्होंने नहीं किया। रेप केस में पकड़े गए और अभी जेल में है। दूसरे रेपिस्ट और बिलीफ की बात है, आइडेंटिटी की बात है। आसाराम की बात कर लीजिए। आसाराम के ऊपर में क्रिमिनल चार्जेस, मर्डर के, दारू बेचने के, बाकी सब पहले से थे, बट बाद में वो बाबा बन गए और बहुत ही बड़े बाबा हो गए। एक तो कहिए कि जोधपुर में जब भी उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ रेप किया, बलात्कार किया, और आश्रम में ये बात छुपाने की भी कोशिश हुई, लेकिन उस गरीब परिवार की बच्ची ने वो जो आवाज उठाई और उसके माँ बाप ने जोधपुर में केस डाला, और उसके बाद जो केस चली है उसके ऊपर में अभी एक किताब एसीपी अजय पाल लांबा जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, गनिंग फॉर द गॉड मैन। अभी उसके ऊपर में पटियाला हाउस दिल्ली कोर्ट ने रोक लगा दी, क्योंकि एक को अक्यूज जो है उन्होंने उसके ऊपर में स्टे लगवाई है। हालांकि उनकी इंटरव्यू अगर आप सुने तो आपको पता चलेगा कि उसने खुद मान लिया कि सारी जो जो क्राइम उसने किए, कैसे लोगों को फांसते थे। यहाँ तक कि उनके परिवार के लोग उस लड़की को चुनते थे कि ये शुद्धिकरण के लिए कौन जाएंगे। ये सब कन्विक्शन होने के बाद 2018 में उनको रेप के सजा में उम्र कैद की सजा मिली और जेल में है। बट अभी भी उनके हजारों जो प्रशंसक हैं, जो उनके भक्त हैं, वो रैली निकालते हैं कि हमारे बाबा निर्दोष हैं। तो अभी मैं बुरा अच्छा भला की बात नहीं कर रहा हूं। उनकी आइडेंटिटी क्या है? हम बापू के भक्त हैं। अभी वो ट्रेन में बापू की चालीसा गाते हुए मिल जाते हैं, जबकि बापू ने खुद से ये कबूल कर लिया है कि मैंने बहुत सारे गलत काम किए थे। और तो किताब जो है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग तौर से इंटरव्यू में डॉक्टर ने अजय पाल लांबा जी जो एसीपी, उन्होंने बताया कि जैसे ही उस इंसान को उसके बाबा वाले जगह से, भगवान वाली जगह से उतार के नीचे एज ए क्रिमिनल ट्रीट किया और बताया उनको, तो वो मान गए कि हाँ, मैंने ये सब क्राइम किया है। हालांकि एक दुखद चीज बताना चाहूंगा आपको। 7 विटनेसेस जो थे उस पूरे दौरान जो केस चली है उसमें 3 मर गए, जिनमें से एक को तो कोर्ट में ही मारा गया, एक को गवाही देने के बाद मारा गया, एक अभी भी गायब है। तो एक बड़ी लंबी लड़ाई चली, और सरकारी वकील और वकील जो पुलिस है उसने जो रिसर्च किया और उसने जो इन्वेस्टिगेशन किया, कमाल की बात है। उस समय ये भी चला था कि ये बीजेपी की सरकार है तो बच जाएंगे क्योंकि निरपेक्ष जांच नहीं होगी, लेकिन ये पुलिस ने प्रूव किया, अपना काम किया। उस बच्ची ने जो नाबालिग थी उसने और उसके माँ बाप ने केस लड़ा। एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब भी आसाराम रेपिस्ट, उसने तो दुनिया के, इंडिया के सारे वकीलों की पैनल बना दी थी पूरी। और उसके अगेंस्ट में बहुत सारे अच्छे वकील हैं जिन्होंने फ्री में इन बेटी और बाप की मदद की, और तब जाके ये आसाराम जी जेल में अभी चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं। एक मजे की बात और है, उनके बेटे हैं नारायण साईं जी, और वो बेटा वो भी रेप कन्विक्ट है। वो भी, मतलब ये चलती थी पूरी। क्या उनके आश्रम बंद हो गए आज? नहीं, उनके आश्रम आज भी चालू है, उनके भक्त आज भी उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप ये सब न्याय व्यवस्था, पुलिस प्रशासन सब भूल जाएंगे अगर आप बोले मैं तो आशाराम का भक्त हूं, चाहे उनके ऊपर में जो अलांछन लग जाए। ये भी एक तरह की आइडेंटिटी, ये भी एक तरह की पहचान है। एनीवे, चेंज करते हैं इस टॉपिक को। अभी देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी जो है, जो पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है, वो चल रही है डॉलर्स के ऊपर में। हर चीज को अमेरिकन डॉलर, और अमेरिकन डॉलर, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, ये दोनों भी तो एक सोच ही है ना, एक मिथि है। डॉलर को हम सब मिलके, सारे देश मिलके उसको वैल्यू देते तभी तो वो डॉलर है, अदरवाइज है तो कागज ही। तो ये एक और आइडेंटिटी है, एक और बिलीफ है। रोशन जी बोल रहे हैं, दे ऑल हैव लेफ्ट मोह माया ऑल डिनाइड पितृ ऋण। ओके, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपको बताना चाहूंगा। एक आचे ट्राइब है, ये पैराग्वे में पाई जाती थी 1960 तक। उसके बाद ये जो ट्राइब थी, वो लोग मेन स्ट्रीम में शामिल हो गए, तो आदिवासी से वो नॉर्मल हो गए। तो आचे ट्राइब हंटर और गैदरर्स हैं, जो शिकार करते हैं, घूम घूम के एक जगह पे नहीं रहते थे। तो
उसमें एक बड़ी टिपिकल सी व्यवस्था थी कि अगर उनकी जो कबीले का एक प्यारा इंसान, एक इम्पोर्टेंट इंसान अगर मर जाता है, तो इमीडिएटली एक छोटी बच्ची को मारते थे और दोनों को साथ में दफन करते थे। लॉजिक कस्टम है, पहले से चली आ रही। उस ट्राइब में, आचे ट्राइब में पुरानी नहीं बोलूँगा, जो बूढ़ी औरतें होती थी, जो चाची, दादी होती थी, उनको बर्डन माना जाता था। और जो नए बच्चे होते थे, जवान बच्चे होते थे, उनमें से 1-2 बच्चों को ड्यूटी होती थी कि जब भी ट्राइब के सारे लोग चल रहे हैं आगे-आगे, तो स्वाभाविक है ना, जो बूढ़े हैं थोड़े स्लो हो जाएँगे, पीछे चलेंगे। तो ये बच्चा पीछे से जाएगा और एक कुल्हाड़ी के वार से अपनी चाची, दादी को, ये फर्ज था उनका। अब देखिए, अ, वहां पे एक और चीज होती थी, जो बच्चे पैदा हुए और जिनके सर पे बाल नहीं होते थे, उनको इमीडिएटली मार दिया जाता था। क्यों? कोई मजबूत नहीं है, पूरे टाइम पे पैदा नहीं हुए। अभी हम और आप ये जजमेंट दे सकते हैं कि बड़े क्रूर थे वो, बट वहां पैराग्वे में रहने वाले जो किसान थे, वो इनका शिकार करते थे, वो उनका जंगल छीनते थे। तो ये जो आचे ट्राइब के लोग थे, उनको हमेशा भागते रहना होता था इनसे। तो अगर आपके कबीले में कोई इंसान आपकी पूरी कबीले के स्पीड को कम करे या कमजोर है, तो पूरे कबीले के लिए खतरा होता है ना। इसके लिए ये सिलेक्टिव होती थी। अब सही है, गलत है, मैं नहीं जानता, बट आइडेंटिटी के हिसाब से हमारी बिहेवियर तय होती है। अ, अपनी आंटी को, अपनी दादी को मारना हमारे सभ्यता में सोच भी नहीं सकते, बट वहां पे नॉर्मल है, चल रही थी। बट अभी अपनी ही सभ्यता की बात कर लें तो कभी कभी गांव में ये सुना है, बातचीत करते करते लोग बोल देते हैं, अच्छा होता तेरे को पहले पैदा होते ही नमक चटा देते। आप में से अब राजीव जी समझ गए होंगे, ये नमक चटाना क्या होता है कि जो अ, लड़कियां पैदा होती थी तो उनको सोयरी बोलते हैं, जहां पे बर्थ लेबर रूम जो होता है, वहीं पे एक नवजात बच्चे को मुंह में नमक भर दिया जाता था और वो मर जाते थे, और फिर उसको डिस्कार्ड करते थे, या फिर दूध में डुबोकर लड़कियों को मार देते थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि बेटे जो हैं वो धन है, मूलधन है, एसेट है हमारे, और बेटियां लाइबिलिटी है, ये तो अभी भी बिहार में चल रही है। अब दहेज देना पड़ता है, ये होता है। आप अच्छे अच्छे घरों में लोगों को सुन लेंगे, बेटी तो है बोझ होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आज 21वीं सदी में 2020 में भी उतनी ही इनग्रेन्ड है, चल रही है। अब हमारे यहाँ साउथ के लोग जो दोस्त हैं वो सुने तो हैरान हो जाते हैं। महाराष्ट्र में दिन में शादियां होती हैं, कोई दहेज नहीं होती, दोनों पार्टी बराबर खर्चा करती है। यूपी में, बिहार में अभी भी चाहे आपकी बेटी डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, जो हो जाए, आपको करोड़ों रुपए जमा रखने होंगे। आंध्र प्रदेश में बहुत दहेज की प्रचलन है। वहीं कर्नाटका में अगर किसी ने फोन कर दिया कि ये दहेज ले रहे हैं, पूरी फैमिली जेल जाती है। अ, केरला में अभी भी नायर बंधुओं में ऐसी शादी की व्यवस्था है, जहां पे लड़का है वो लड़के घर जाके रहता है। अब सौरभ बताएंगे, मेघालय में वहां भी ऐसी खस्सी ट्राइब और जो ट्राइबल्स हैं, नाम सही बता रहा हूं क्या, वो बताइएगा, कि वहां पे औरतों की प्रधानता है, औरतें फैमिली की हेड होती हैं। तो ये कल्चर, सोच, उसके हिसाब से हमारी आइडेंटिटी है। अब हमारे यहाँ जेंडर साइड होती है। अब आप पूछेंगे जेंडर साइड क्या होती है? फीमेल फोर्टिसाइड, फीटिसाइड मतलब अल्ट्रासाउंड कराया, जैसे पता चला है कि पेट में, गर्भ में लड़की है, तो तभी गिरा दो। मुझे खुद के जान पहचान में ऐसे केसेस मालूम है जहां पे 5-5, 4-4 अबॉर्शंस हुए हैं, तब जाके उनको एक बच्चा हुआ है, एक लड़का हुआ है, और पूरा समाज उसको फिर पीठ ठोक के बोलेगा सही है बेटा हो गया तुम्हें। तो हम आज भी इस दुनिया में रह रहे हैं, ये भी एक आइडेंटिटी है। सौरभ जी लिख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इज फ्री फ्रॉम डाउरी, और बहुत ही शानदार बात है। नॉर्थ ईस्ट में मैंने देखा है औरतों में इंपावरमेंट काफी ज्यादा होती है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह जहां पे माँ के वो कामाख्या रूप की बहुत अच्छे से पूजा होती है। तो सैडली ये है कि भारत में ही सबसे ज्यादा बिलीफ की बात, आइडेंटिटी की बात है, माताएं इतनी हैं, इतनी देवियां हैं, लेकिन घर में बेटी पैदा होती है तो उसको मारने में संकोच नहीं करते हैं। फीमेल फोर्टिसाइड, आपको आश्चर्य लगेगा, ये खाली चाइना और इंडिया का कॉन्सेप्ट है। चीन में भी बहुत पुरुष प्रधान सोसाइटी है, भारत में भी पुरुष प्रधान सोसाइटी है, जहां पे औरतों को और लड़कियों को मारना बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। एक और चीज, अगर आपको बेटा नहीं हुआ तो आपको एक अलग नजर से भी देखते हैं, ये खानदान खत्म हो जाए, मतलब ये जो सोच, अब ये भी हमारी आइडेंटिटी है जो चल के आ रही थी, जिसको शायद हमारी जनरेशन के लोगों ने चेंज किया थोड़ा। यस, मेघालय, मणिपुर आर वुमेन डोमिनेटेड स्टेट। थैंक यू सो मच फॉर दैट सौरभ। तो देखिए एक और, ये बिलीफ और आइडेंटिटी। अब बिलीफ में बताइए, भूत होते हैं क्या?
आप में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ हाँ भूत होते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं बिल्कुल बकवास की बात है। अब जिनको बिलीफ है कि भूत होते हैं उनको भूत दिखेगा भी। केसेस आप बता सकते हैं। अभी राजीव जी बता रहे थे, अभी अभी भी पितृपक्ष खत्म हुई है। पितृपक्ष में तर्पण करते हैं हमारे यहाँ, दान किया जाता है, रिचुअल्स होते हैं, और जो रिचुअल करने वाला होता है उसको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी होती है कि मेरा कर्म है, ये मुझे करना है। और क्या ये करने से फायदा होता है? उनको बहुत शांति महसूस होती है। और ये भी सोच है, एक बिलीफ है, चली आ रही है। तो जो बच्चे हैं, बच्चों में आइडेंटिटी कहाँ से पैदा होती है, कहाँ से निकल के आती है? तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि बच्चे सबसे पहले अपने आप को खुद को आईने में देख के पहचानना चालू करते हैं कि ये मैं हूं। तो 2 साल के बच्चे के नाक पे अगर आप कुछ लगा के छोड़ दें, वो बच्चा कोशिश करेगा जाके उसको हटाने की, तो उनको समझ में आता है 2 साल की उम्र में कि आईने में जो दिख रहा है वो मैं हूं। अभी मी, माइन, मेरी, मेरा, ये जो सोच है ना, इसमें कई सारे स्टेजेस हैं। और एक साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट से सोचें तो लाइफ के 8 स्टेजेस बताए गए हैं, जिसमें आपकी आइडेंटिटी अलग अलग किन किन तरह से बनती है। मैं एक एक करके, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 इज इन्फेंसी। जब भी आप बहुत छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आपकी उम्र 0 से 1 साल की जब भी होती है, तो आपकी जो साइकोलॉजिकल इश्यू है, आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? ट्रस्ट या मिसट्रस्ट, किसके ऊपर? ये जो औरत है ये मेरी माई है, कोई दूसरी है? या आपको जो केयर गिवर होता है, उस समय आपकी लाइफ के ऑब्जेक्टिव क्या है? सुरक्षित रहना, सिक्योर रहना। और उसके एसोसिएटेड आपकी जो वर्च्यू, जो आपकी जो व्यवहार है, उसमें आप ट्रस्ट और ऑप्टिमिज्म दिखाएंगे। अगर आपको मां की गंध मिली तो आप खुश होकर के हाथ पैर मारेंगे। ये इन्फेंसी 0 to 1। अर्ली चाइल्डहुड, जब भी 2 से 3 साल की उम्र होगी, यहां पे डेवलप होती ऑटोनॉमी, डाउट, शेम, शर्म आना। इस समय आपकी जो फोकस होगी वो आपके माता पिता पे होगी। और क्या आप करना चाहेंगे? आप इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, आप चलना चाहेंगे, आप रेंगना चाहेंगे, आप खड़े होना चाहेंगे। आप क्या यूज करेंगे? आप एक्सरसाइज करना चाहेंगे, अपनी फ्रीडम, सेल्फ रेस्ट्रेंट, ये खाना पसंद है, वो नहीं पसंद, ये धीरे धीरे डेवलप हो रही। इसके बाद की स्टेज है स्टेज नंबर 3, चाइल्डहुड, प्ले, 4 साल से 6 साल। ये इनिशिएटिव का फेज है। इसी फेज में बच्चों में गिल्ट भी आती है कि अभी 2-3 साल के बच्चों को आप किसी चीज पे डांटे, उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 से 6 साल के बच्चों में ये शर्म की भावना, ये अपराध बोध आना चालू होता है। और उनकी जो फोकस है वो पेरेंट्स से आगे बढ़ के बेसिक पूरी फैमिली तक बढ़ती है। यहाँ पे आपकी सेंट्रल क्वेश्चन क्या होती है? हाउ कैन आई बी मोर पावरफुल? मैं कैसे ताकतवर हो सकूं? आपकी एसोसिएट वर्च्यू में आपको पर्पस और डायरेक्शन चाहिए होती है। एबिलिटी टू इनिशिएट ओन एक्टिविटी, खुद का कुछ करना, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। 4 से 6 साल के बच्चे बहुत क्रिएशन करेंगे, बहुत चीजें खेलेंगे, बनाएंगे। उसके बाद की स्टेज है चाइल्डहुड स्टेज, जो कि स्कूल की स्टेज है, 7 साल से 12 साल की स्टेज। इसमें डेवलप होती है इंडस्ट्री, कुछ करने की क्षमता। और साइकोलॉजिकल इश्यू क्या होते हैं? अभी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आना चालू होती है। तो अभी तक जो बच्चा 4 से 6 साल तक सब था कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं, माँ बाप भी बोलते हैं हाँ बेटा तू कर सकता है, अभी स्कूल में जाके उनको इंफीरियोरिटी होनी चालू होती है। उनकी जो बेसिक फैमिली के ऊपर जो अट्रैक्शन थी वो बढ़ के अभी नेबरहुड, दोस्तों के साथ खेलना, स्कूल में दोस्ती बनाना। बट सेंट्रल क्वेश्चन क्या है? मैं सबसे अच्छा कैसे बनूं? हाउ टू बी गुड? कॉम्पिटिशन आगे, आइडेंटिटी चेंज हो रही है। अभी यहाँ पे कंपटीशन, इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजिकल स्किल्स डेवलप होती है। बच्चे खेलना सीखते हैं, दोस्ती बनाना सीखते हैं, अंतरंगता होती है दूसरे दोस्तों से। उसके बाद की स्टेज है स्टेज नंबर 5, एडोलेसेंस, जो युवावस्था आप बोल सकते हैं, 3 से 19 साल के बीच। इसमें जो साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, ये होता है रोल कंफ्यूजन। मैं कौन हूं? अभी जिस टॉपिक पे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, उनकी फोकस अभी परिवार से हट करके पीयर ग्रुप में हो जाती है, दोस्तों में। तो अभी हमारे घर में इस उम्र में लोग हैं जो कि 12 साल से, मतलब 13 से 19 के बीच वाले हैं, तो अभी उनको पीयर ग्रुप में बहुत मजा आता है। बट अभी उनका चैलेंज क्या है कि मैं इस दुनिया में एज ए एडल्ट कैसे फिट करूं, मैं कौन हूं? अभी उनको फिडेलिटी, इंटीग्रिटी, एक इमेज खुद की बनाना, मैं एक यूनिक पर्सन कैसे बन सकूं, एक अलग इंसान के, ये सब उधर भी उन चलती रहती है। उसकी बाद की स्टेज है यंग एडल्टहुड, 19 से 35 साल। अब इसमें क्या होती है? इश्यू जो सबसे बड़ी आएगी, इंटीमेसी, आइसोलेशन, अकेलापन महसूस होगा। तो फोकस रिलेशनशिप की कहां चली जाएगी? शादी, दोस्ती, प्यार, इसके ऊपर में। सेंट्रल क्वेश्चन लाइफ का, हाउ कैन आई लव?
मैं किसको अपने लाइफ में लाऊं जो मेरा पार्टनर बने 19 से 35 साल के बीच की। इसमें लव, म्यूचुअलिटी, फाइंडिंग, लूजिंग सेल्फ इन अदर्स, करियर कमिटमेंट्स, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में चलेंगी। इसके बाद की स्टेज, स्टेज नंबर 7 है एडल्टहुड, जो कि 35 से 55 साल, मेरी वाली एज। अभी इसमें जेनरेटिविटी आती है, स्टेग्नेशन होती है, लोग थकना शुरू करते हैं धीरे धीरे, और एक जो फोकस है वो चली जाती है लेबर और शेयर्ड घर का काम मदद करना। अभी आपके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि मैं क्या गिफ्ट कुछ बना सकूं, मैं क्या कुछ नई चीज कर सकूं जो कि एक छाप छोड़ के जाऊं। देखो शायद मैं भी उसमें फंसा हूं। एसोसिएटेड वर्च्यू क्या है? आप केयरिंग हो जाएंगे, आप थोड़ी एकांत पसंद करेंगे, आप दूसरे जो नई जनरेशन है उसको नई चीज सिखाने की कोशिश करेंगे, चालू है वो। और आखिरी स्टेज है वो है मैच्योरिटी की स्टेज, जो 55 साल के बाद वाली स्टेज आती है। अभी ये साइकोलॉजिकल इश्यू क्या है? ये डिस्पेयर की स्टेज है। अभी शरीर धीरे 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 कमजोर होना शुरू होता है और आदमी थकना शुरू होता है। बट आपकी जो रिलेशनशिप फोकस है ना, अभी आप ह्यूमन काइंड के बारे में सोचना चालू करेंगे, आप सोशल हो जाएंगे। अभी आपकी लाइफ में ये रहेगा कि मुझे कोई गिफ्ट दे तो क्या मजा आ जाए। तो अगर आपके बच्चे आपके लिए कुछ करें, आपके फ्रेंड्स कुछ करें, आपकी सोसाइटी कुछ आपके लिए करे, तो आप उसको बहुत तरजीह देते हैं। अभी आपकी जो 55 के बाद वाली उम्र होती है, विजडम आ जाती है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट होती है कि मैंने जिंदगी में जो जो चाहा था करना वो कर लिया है, एक सेटिस्फैक्शन होती है अपने जीवन के ऊपर में। तो ये तो साइकोलॉजिकल एंगल है जिसके बारे में हमने बात की कि साइकोलॉजी के हिसाब से क्या क्या बोलते हैं। राजीव जी लिख रहे हैं हरियाणा इज मोर यूज टू फीमेल चाइल्ड इन कंपेरिजन टू बिहार एंड यूपी। हरियाणा की हालत तो इतनी खराब है भाई साहब कि हरियाणा में बंगाल और इवन बांग्लादेश से भी लड़कियां खरीद कर लाई जाती हैं शादी करने के लिए, कि सेक्स रेशियो इतनी खराब हो गई, खाप चलती है वहां पे। और लड़कियों को भी काफी समय वहां लगेगा उस सेक्स रेशियो को ठीक करने में। वहीं पे साउथ में अगर आप जाएं, हाय प्रवेश जी, प्रवेश जहां पे हैं त्रिवेंद्रम में है, केरला में, वहां पे औरतें ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में औरतों की संख्या ज्यादा है। आप कंपेयर करने जाएं तो या यूपी और बिहार से खराब फीमेल चाइल्ड रेशियो की जो बात करें तो ये राजस्थान, हरियाणा, ये सब क्षेत्र काफी खराब है। दिल्ली काफी खराब है, बट मैं उसमें एक दूसरा एंगल देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेंट लेबरर्स रहते हैं जो सब अपनी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जनगणना में उनकी भी गिनती होती है, पर उनकी फैमिली तो गांव में होती है। तो ये जो हम साइकोलॉजिकल 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्या हमारे धर्म में भी क्या स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं? तो बिल्कुल हैं। और उन स्टेजेस ऑफ लाइफ के हिसाब से भी आपकी आइडेंटिटी, आपका जो हु एम आई चेंज होता है, मैं कौन हूं, चेंज होता है। अब एग्जाम्पल सुनिए, आश्रम बोलते हैं। आश्रम मतलब स्टेजेस ऑफ लाइफ। 4 आश्रम है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से। ब्रह्मचर्य, स्टूडेंट, एज 0 से 24 साल। गृहस्थ, हाउस होल्ड, जो घर चलाने वाले होते 24 साल से 48 साल। वानप्रस्थ, रिटायर्ड लाइफ 48 to 72। अभी 48 में कोई रिटायर नहीं होता, 70 में भी अभी रिटायर नहीं होते। और चौथा संन्यास, रिनंसिएशन, 72 साल के बाद आपको ये सब छोड़ करके, या फिर अगर आपका समय आ गया है, आपको समझ आ गई कि ये पूरी दुनिया माया है, प्रपंच है, तो आप कभी भी संन्यास ले सकते हैं। ये जो चारों आश्रम है ये हमारे धर्म का हिस्सा है, रिलीजन नहीं, ड्यूटी। और सनातन धर्म में ये बोला गया है, सोच में ये बोला गया है कि ये जो हर इंसान को पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या? प्रॉपर गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो 4 पुरुषार्थ बोले गए हैं। पहला है धर्म, जो मोरालिटी, ड्यूटी, आपका जो धर्म उसको पालन करो। दूसरा अर्थ, आपको वेल्थ, हेल्थ और लाइफ की जो मीनिंग है वो समझने की कोशिश करनी है। तीसरी है काम। काम में आती है प्यार, रिलेशनशिप, इमोशन। और आखिरी मोक्ष। मोक्ष मतलब लिबरेशन, फ्रीडम, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये 4 आश्रम व्यवस्था है जो कि सनातन धर्म में वैदिक समय से चली आ रही है, और इसके हिसाब से भी आदमी की आइडेंटिटी चेंज होती है। मैं थोड़ी सी एक डीप डाइव और करना चाहूंगा आप सबसे, आज की टॉपिक खत्म करें उसके पहले। जिन लोगों ने बोला कि मैं आत्मा हूं, मैं सोल हूं, तो पहली बात तो ये कि जो अंग्रेजी शब्द है सोल और जो हिंदी आत्मा है, ये दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। सोल को आप जीव बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा जीव नहीं है, जो वैदिक फिलॉसफी है उसके हिसाब से। तो वेदों के हिसाब से हमारे 3 शरीर हैं। स्थूल शरीर जो कि अभी दिख रही है, सूक्ष्म शरीर जो इसके अंदर होती है,
और कारण शरीर, कॉजल बॉडी जिसको बोलते हैं, आत्मा इन तीनों में रहती है, जो कि ट्रू सेल्फ है, हमारा जो वास्तविक चरित्र है वो। अभी वेदों के हिसाब से आत्मा कहां कहां कैसे कैसे जर्नी की है, तो मिनरल्स में भी आत्मा है, उसके बाद वो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट से आप एनिमल्स में होते हैं, और सबसे आखिर में आत्मा का जो अपर स्टेज है वो ह्यूमन लाइफ होती है। तो हिंदू फिलॉसफी में, वैदिक फिलॉसफी, राजीव जी बताइएगा अगर मैं कहीं डेविएट कर रहा हूं तो, आत्मा को और मानव जन्म को सबसे ऊपर माना गया है। आप बहुत सारे जन्म पौधों में, मिनरल्स में, अलग जानवरों में बिताकर तब आप जाकर ये मानव जन्म पाते हैं। फिर मानव जन्म में फिर ये बर्थ और डेथ की साइकिल चलती रहती है, जिसको वेद में संसार बोला गया है। अब ये जो साइकिल है, इससे जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, ये साइकिल से मुक्ति होती है, उसको मोक्ष बोलते हैं, या बोलते लिबरेशन हो गई, मुक्ति हो गई। आत्मा के बारे में बोला गया कि आत्मा अनक्रिएटेड है, ये कहीं बनी नहीं है, ये इमोर्टल है, अक्षुण्ण है, ये खत्म नहीं होती, डिवाइन है, ये धर्म भगवान से जुड़ी हुई है। आत्मा सोल नहीं है। बट आत्मा दो तरह के होते हैं, एक लिबरेटेड होते हैं, एक बाउंडेड होते हैं। तो हमारे शरीर में रहने वाले बाउंडेड हुए, बाहर हुए तो लिबरेटेड हुए। मेरी ये सोच है। अब जो ह्यूमन बॉडी है, और इस शरीर को हम अपनी आइडेंटिटी मानकर, जो मैं बोलते मैं हूं, तो इसको माया बोला गया है, कॉस्मिक इग्नोरेंस के। आप इस दुनिया में खुद को एक शरीर से अपनी पहचान बना रहे हैं। अब इसको वेद में, और जो वैदिक टीचर्स हैं वो बड़े अच्छे से समझाते हैं कि ड्राइवर और कार का संबंध देख लीजिए। तो ड्राइवर जो है वो आत्मा है, और आपकी शरीर जो है वो कार है। तो वापस रिपीट करूंगा, ड्राइवर आत्मा, शरीर कार। कार खुद से नहीं चल सकती जब तक ड्राइवर ना बैठे, तो शरीर खुद से नहीं चल सकता जब तक आत्मा उसके अंदर ना हो। कभी कभी ड्राइवर लेकिन किसी किसी कार से बहुत प्यार करने लग जाते हैं, बहुत उसका ख्याल रखते हैं, जैसे हम अपने शरीर से प्यार करने लग जाते हैं। कुछ ड्राइवर तो इतने इनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि अगर कोई उनको ठोक दे, ठोकर लग जाए, तो बोलते तूने मुझे ठोकर मार दी। ये नहीं समझ में तभी आता है कि कार को ठोकर लगी है। वो उसी तरह से जो हमारे शरीर में भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो हमें लगता है कि हमें ही कुछ हो गया है, बट हम वो नहीं है। दूसरी बात, ड्राइवर जो है वो कार नहीं है। वापिस बोलूंगा, आप जो ड्राइवर हैं, आप जो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। क्यों? क्योंकि ड्राइवर चाहे अच्छा हो कि बुरा हो, कार की प्रकृति के हिसाब से भी ड्राइवर की प्रकृति बदलेगी। अगर आपने फास्ट कार रखी है तो कार आप फास्ट चला पाएंगे, स्लो कार रखी तो स्लो चलेगी। आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, आप स्लो कार को बहुत फास्ट नहीं चला सकते। तो आपका शरीर जिस हिसाब से है, उस हिसाब से आपकी प्रकृति बनेगी। आखिरी, एक ड्राइवर कई कार चेंज कर सकता है, तो उसी तरह से आत्मा भी कई शरीरों को बदल सकती है। तो सोल जिसकी हम बात करते हैं, वो जीव आत्मा, तो वो शरीर से निकल के वापस आत्मा में मिलती है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे अभी तक इतना ही थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया। तो सवाल भाई वापस वही का वही है। तो हु एम आई, मैं कौन हूं, व्हाट इज माई आइडेंटिटी। तो हिंदी और सनातन धर्म के हिसाब से चार आश्रम, वर्ण व्यवस्था नहीं, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और एरिक्शन जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके हिसाब से 8 different stages of life, and I will just quickly repeat those 8 stages of life. Infancy 1 to 0 to 1 year, early childhood 2 to 3 years, childhood 4 to 6 year जो play की होती है, childhood school 7 to 12 years, adolescence 3 to 19 years, young adulthood 19 to 35 years, adulthood 35 to 55, and maturity at the age of 55 and beyond. तो आज की इस टॉपिक में आपको जवाब देने का या रास्ता दिखाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इरादा ये था कि ये सोच, मैं कौन हूं, पर्पस क्या है, पुरुषार्थ क्या है, कुछ लाइट इस पे डालने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप अपनी डीप डाइव और आगे जारी रखिए। मैं कुछ चीजें पढ़ने वाला हूं। मंडकोपनिषद, वेद में कहा गया है कि मंडूकोपनिषद एक ऐसी किताब, खाली 12 मंत्र ही हैं उसमें, ज्यादा नहीं है। और उसमें जो 7वां मंत्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां तक बोलते हैं कि मंडूकोपनिषद जो पढ़ गया और जो समझ गया, जिसको रियलाइजेशन हो गई,
उसको मोक्ष मिल जाता है। ट्राई करके देखते हैं, पढ़ते हैं। राजीव जी लिख रहे हैं, बेसिकली आत्मा इज पार्ट ऑफ परमात्मा एंड मीटिंग विद परमात्मा इज लिबरेशन एंड दैट नो बर्थ और डेथ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से बताया आपने। थैंक यू सो मच। और आज की टॉपिक को खत्म करें उसके पहले एक बार आप सबको धन्यवाद बोल देते हैं। तो सौरभ शर्मा जी, पापा, थैंक यू सो मच। विकास जी, शुक्रिया। रोशन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आपकी वजह से वो जनक वाली स्टोरी निकली, तो थैंक यू। राजीव जी, बहुत अच्छे कमेंट आए आपके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। परवेश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विकास, थैंक यू, वंडरफुल। आप तत्रियोपनिषद भी पढ़ने की बात करें, बिल्कुल कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और अगले सप्ताह मिलते हैं फिर एक दूसरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब अच्छे से रहिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।